नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा मैं अपना वीज़ा का एक्सपीरियंस और मैं शेयर करूंगा कि मैं कैसे यूएसए पहुंचा। दोस्तों बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईमेल के जरिए या फिर कमेंट्स के जरिए। और लास्ट संडे मैंने जो लाइव किया था वहां पे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको वीज़ा कैसे मिला, आपका वीज़ा एक्सपीरियंस कैसे था और ये भी कि आपका यूएसए विजिट कैसे था। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सबसे पहला पार्ट शेयर करूंगा कि मेरा वीज़ा एक्सपीरियंस कैसे था। उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद मैं अपना यूएसए ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में दोनों एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ मेरा वीज़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आशा करता हूँ कि ये एक्सपीरियंस आपको हेल्प करे और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले और थोड़ा सा पेशेंस बढ़े आपका, और आप भी सही तरीके से ये वीज़ा अप्लाई करें और आपको बहुत जल्दी वीज़ा मिले और आप यूएसए भी जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग टेक्निकली जो देखना चाहते हैं, मतलब कोई टिप्स वगैरह प्रोसेस वगैरह अगर उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोई चाहे तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। मैं एक्चुअली इस वीडियो में सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और वीज़ा का जो भी एक्सपीरियंस मेरा है शेयर करूँगा। हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्प हो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों बात है 2010-11 की। दोस्तों मैं एक बड़े से सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था, बहुत से बड़ा वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन दी वर्ल्ड जॉब करा था। उसके बाद दोस्तों मैं एक नए प्रोजेक्ट में मूव होने वाला था। वहाँ पे क्या था कि दोस्तों हर साल आपको यूएसए विजिट करना पड़ता था एक कॉन्फ्रेंस में या फिर कहूँ कि एक मीटिंग में भाग लेने के लिए, जो रेवेन्यू का मीटिंग है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरा थोड़ा सा क्या था कि मतलब पर्सनल कमिटमेंट था जो मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि पर्सनल रिक्वायरमेंट की वजह से मेरे को वो कंपनी छोड़ने का प्लान था, मूव करने का। इसीलिए मैंने उसको ठुकरा दिया दोस्तों। मैंने कहा कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे पास हालांकि पासपोर्ट था, तब मैंने पासपोर्ट पहले ही अप्लाई कर लिया था। एक तो नॉर्मल चीज़ के लिए, दूसरा चीज़ है कि जिस भी बड़े कंपनी में आप जाते हो तो पासपोर्ट मैंडेटरी है। ये नहीं कि आपको पासपोर्ट चाहिए क्योंकि आपको बाहर भेजेंगे या फिर ट्रैवल के लिए भेजेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। पासपोर्ट वो दो चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक तो ट्रैवल के लिए, दूसरा चीज़ दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। बड़े बड़े कंपनी दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो उसके लिए दो चीज़, एक तो फिजिकली वेरीफाई करवाएंगे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट है तो वही एक डॉक्यूमेंट बन जाता है वेरिफिकेशन, क्योंकि पासपोर्ट इश्यू करते वक्त आपको पता है कि वेरिफिकेशन करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के जरिए। तो दोस्तों मैंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। नहीं तो अगर मैं वो उसी कंपनी में रहता, मैं ऑफ़र ले लेता तो मैं यूएसए 2011-12 को ही चले जाता। 11-12 में यूएसए निकलता मैं। लेकिन दोस्तों मैंने वो कंपनी छोड़ दिया और मैं नया कंपनी में ज्वाइन हो गया। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, आपको ज़िंदगी में मतलब लाइफ में आपको ऑप्शंस मिलता है। कभी कभी हमको इस ऑप्शंस को ठुकराना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप लोगों में से मैं बहुत सारा देख रहा हूँ कि आप लोगों को कभी कभी डिप्रेशन हो जाता है, कि आपको दुखी होते हैं कि मेरे को वीज़ा नहीं मिला, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे। दोस्तों देखिए, आप तो कुछ महीनों की बात कर रहे हैं, मैंने तो ठुकरा ही दिया था, राइट। उस वक्त तो अपॉइंटमेंट धड़ाधड़ मिल रहे थे, वीज़ा भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने खुद रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा उस वक्त वीज़ा यूएसए जाने से ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इसलिए दोस्तों मैं हर पिछली वीडियो में भी कहा हूँ, रिसेंट वीडियो में, यूएसए जाना ही आपका लाइफ का मकसद नहीं है। वीज़ा यूएस का वीज़ा मिलना ही मतलब मोटिव नहीं है। B1 B2 वीज़ा मिलना ही एक लाइफ का मोटिव नहीं हो दोस्तों। अगर आप यूएसए नहीं जा पा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए लाइफ में, अगर आपका B1 B2 वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, बड़ी बात नहीं है। अभी रिजेक्ट हो गया, अप्लाई कीजिए, कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। या फिर आपको वीज़ा ही नहीं मिला, समझ लिया यूएसए नहीं जा पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे आपका लाइफ तो ख़त्म नहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। या फिर सिर्फ यूएसए ही नहीं, आप कनाडा जा सकते हो, यूके जा सकते हो, और भी कोई कंट्री जा सकते हो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। आप सिर्फ यूएसए बोल के पीछे पड़ जाएंगे तो मतलब आई डोंट सी एनी रीज़न। तो आपको मायूस नहीं होना है। आपको देखिए, आपको यूएसए जाना है, आपका वीज़ा अप्लाई करना है, आप एक नॉर्मल तरीके से उसको हैंडल करिए। भाई वीएसए जाना है, ठीक है यूएसए जाऊँगा, वो भी एक जगह लोकेशन है, उसको समझिए उसकी मत, वो एक कंट्री है, वो एक लोकेशन है, जाएंगे। वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जाने के लिए करेंगे। उसी तरह से हल्के से लेके आराम से जाना। ये नहीं कि मेरे को यूएसए जाना है मतलब 24 घंटा वही सोचो और मतलब वीज़ा के पीछे पड़ो और अपना मतलब फोकस ही हटा दो सब चीज़ से, वो गलत चीज़ है। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना जो भी है फोकस बनाए रखिए। आपको यूएस जाने का कोई प्लान है ड्यू टू वेरियस रीज़न, पढ़ाई हो, किसी से मिलने के लिए हो, घूमने के लिए हो,
नॉर्मल से अप्लाई कीजिए, मिल जाएगा, चले जाएंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं बढ़ता हूँ नए कंपनी में जमा था और मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं यूएसए जाऊँगा, यूएसए जाना है, कोई उतना बड़ा ये नहीं था दोस्तों, राइट। हाँ, ये जानता था कि बरसों से बचपन से देखा था कि यूएसए सबसे बड़ा कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है, जो पावरफुल कंट्री है, मतलब था कि यार हमको भी एक बार जाना पड़ेगा यूएसए, था ऐसे, राइट। सिर्फ यूएसए नहीं, कोई भी कंट्री। देखिए दोस्तों, मैं और एक पॉइंट बोलना भूल गया। जब मैं जॉब शुरू किया था अपने लाइफ में, दुबई का ऑफर मिला था, लेकिन मैं ठुकरा दिया क्योंकि मेरे को इंडिया छोड़ के जाना ही ना था बाहर, मेरे को इंडिया में ही जॉब करना था। दुबई में मिला था लेकिन मैं गया नहीं। उसके बाद इंडोनेशिया में मिला, उतना सैलरी अप्लाई ये किया कि मतलब मैं बड़े कंपनी में काम कर रहा था, फिर भी नहीं लिया। लॉजिक है कि यहाँ पे जॉब करोगे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जब आप दुबई में या फिर दूसरे कंपनी में काम मिडिल ईस्ट कंपनी में काम करोगे, वहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो कंपनी पे करता है। इसलिए अगर मैं ऑफ़र लेता तो मैं बहुत ही बेनिफिटेड रहता, लेकिन मैं अपना फैमिली, अपने दोस्त, अपने इंडियन लोग, मतलब इंडिया छोड़ के मेरे को बाहर जाना पड़ता था। इसलिए मैं ठुकरा दिया, क्योंकि मेरे को देखिए वेरी क्लियर, मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं था कि मेरे को इंडिया के बाहर जाके जॉब करना है। वेरी सिंपल, इसलिए मैं लिया ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नए कंपनी में कुछ साल काम करने के बाद क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं, वो भी नंबर 1 कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी, अभी भी वही पे जॉब कर रहा हूँ कि मेरे को मिला कि यूएसए जाने का अपॉर्चुनिटी मिला और जाना ही था, क्योंकि जिस पोजीशन में मैं था मेरे को ज़्यादा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। तो दोस्तों क्योंकि बड़ा कंपनी है, वहाँ पे एक प्रोसेस है दोस्तों। यूएसए जाने के लिए, कोई भी कंट्री जाने के लिए वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है, प्रोसेस है, और यूएसए के लिए तो बहुत ज़्यादा ही रूल है। तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर्मली, एक बड़े से दुनिया का नंबर 1 कंसल्टेंट है, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, उसके ज़रिए ट्रेनिंग दिया जाता है, जो मेरे को वो ट्रेनिंग मिला। आप सोचते होंगे कि मैं एक चैनल खोला हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ, इस बंदे को क्या पता है, राइट। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ फाइनेंस बैकग्राउंड से, मैं मल्टी क्वालिफाइड हूँ, राइट। तो मेरे पास मल्टीपल डिग्रीज है, अब नहीं लूँगा कि नाम कौन सा डिग्री से, मल्टीपल डिग्रीज है, मतलब मास्टर्स डिग्रीज है, बहुत ज़्यादा, 2 से ज़्यादा मास्टर्स डिग्रीज है। और मैं अपने लाइन पे एक्सपर्ट हूँ, राइट। जो भी मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें एक्सपर्ट हूँ, और मैं इस लेवल में जॉब कर रहा हूँ कि मैं खुद नहीं करता, करवाता हूँ, राइट। तो वो है, और मैं बहुत सारा कंट्रीज घूम चुका हूँ। और यूएसए वीज़ा के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि मतलब मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग भी लिया है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद आप स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे भी थोड़ा सा मैंने भी स्ट्रगल किया। ट्रेनिंग लो या ना लो, क्योंकि पहली बार यूएसए वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको पता है कि यूएसए के लिए मैंडेटरी है, ट्रेनिंग देना ही पड़ता है, इंटरव्यू देना ही पड़ता है, राइट। दूसरे कंट्री के लिए देना नहीं पड़ता। तो मैंने लिया, और आपकी तरह ही मैं भी यूट्यूब ट्रेनिंग के अलावा भी यूट्यूब वीडियोस देखता था मैं, राइट। यूट्यूब वीडियोस देख के सबका बहुत ज़्यादा लोगों का वीडियोस देखा हूँ मैं, आपकी तरह वीडियोस के ज़रिए सीखा भी हूँ, और वीडियोस के ज़रिए मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स भी पिकअप किया है जो मेरे को अच्छा लगा, और टिप्स भी लिया हूँ। हालांकि प्रोसेस सब पता था मेरे को, ट्रेनिंग भी मिला था, राइट, उससे भी मेरे को जानकारी है। फिर भी मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखता था आपकी तरह, इंटरनेट में गूगल करता था कि बस क्या क्या है, कैसे है। आपकी तरह जो आप आज कर रहे हो सेम चीज़ मैं भी करता था। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं दूसरे लोगों का भी जो एक्सपीरियंस है या यूएस वीज़ा का, वो भी मैं देखता था। तो दोस्तों आ गया, मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया। मैं तो B1 वीज़ा के लिए, B1 B2, देखिए दोस्तों मैं गया था ऑफिशियल काम के लिए, तो B1 वीज़ा अप्लाई करना था, क्योंकि जैसे मैं भी कह रहा हूँ आपसे, तभी भी प्लान ये था कि प्रोसेस ये था कि किसी भी चीज़ के लिए जाना हो, टूरिज्म के लिए जाना हो या फिर ऑफिस के काम के लिए जाना हो, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा B1 B2। यानी कि जब आप B1 B2 सेलेक्ट करते हैं, आप दोनों चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों हमने B1 B2 सेलेक्ट किया और अपॉइंटमेंट भी मिल गया, और मैं गया, क्योंकि मैं बेंगलुरु से हूँ, कर्नाटका से हूँ, मेरा नियरेस्ट लोकेशन होता है चेन्नई, राइट। तो दोस्तों मेरा पहला दिन था बायोमेट्रिक्स, नेक्स्ट डे था मेरा इंटरव्यू, राइट। तो मैं चेन्नई गया, एनीवे कंपनी से होटल था, होटल में ठहरा। नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक्स के लिए मेरे को खुद जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लिए कोई टैक्सी नहीं था, मतलब होटल के ज़रिए गया। बायोमेट्रिक्स में दोस्तों कुछ नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट लेटर लेके गया और
अपना पासपोर्ट लगेगा, बस दोस्तों जाके 5 मिनट का काम था दोस्तों। मैं ये प्रोसेस में डिटेली नहीं बोलूँगा बायोमेट्रिक का, क्योंकि तकरीबन आप अपने टाइम जो दिया है टाइम उसी टाइम पे जाओगे। ओके, देखिए अगर 9 o'clock का है तो आप 9 o'clock को ही जाए, या फिर 8:50 को जाए 10 मिनट पहले, या फिर 5 मिनट लेट भी जाते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आधा घंटा 1 घंटा पहले मत जाना, वेस्ट है, आप बाहर खड़े रहोगे। एग्जैक्ट टाइम पे ही जाना। तो मैंने बायोमेट्रिक से यहाँ से मैं थोड़ा सा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। तो मैं गया और बायोमेट्रिक्स में पासपोर्ट पूछा, अपॉइंटमेंट लेटर पूछा, दिया, और एज यूजुअल थोड़ा सा वेरीफाई किया नाम और जो भी है क्रेडेंशियल्स। उसके बाद थंब इम्प्रेशन लिया। थंब इम्प्रेशन लेने के बाद जो भी है, मतलब अब आइस का लिया था या नहीं मेरे को पता नहीं, याद नहीं है। थंब का लिया था, हाथ का लिया था, लेके सिग्नेचर डालने के बाद साइन डाला, बस हो गया बायोमेट्रिक्स कंप्लीट, आ गया। राइट, बायोमेट्रिक्स होने का। हाँ, फोटो भी लिया था। अच्छा, वह फोटो भी लिया था। वहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप यूएस वीज़ा अप्लाई करते हो DS-160, वहाँ पे कोई फ़ोटो अटैच नहीं करना पड़ता, कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो वहाँ पे आपका लाइव फ़ोटो लेते हैं। हो गया। तो मैं वापस आ गया होटल, और अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रॉब्लम यह था कि अगले दिन नहीं था। यूजुअली क्या होता है कि बायोमेट्रिक्स आज होता है, इंटरव्यू कल होता है। मेरा क्या था कि बायोमेट्रिक्स था फ्राइडे को, इंटरव्यू था मंडे को। तो मैं 3 दिन होटल में रहा नहीं, मैं आ गया वापस घर। उसके बाद मंडे मॉर्निंग फिर गया मैं चेन्नई, 2 ट्रिप हुआ। उस दिन दोस्तों जैसे आप होटल में जाते हो, अच्छा था कि होटल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, उनको ही पता है। वो स्टार होटल था, और होटल वालों ने खुद ने वो मतलब जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन सब लोगों को ड्रॉप किया। दोस्तों मेरा अपॉइंटमेंट था 9 o'clock को दोस्तों शार्प। उन्होंने 8:50 5-10 मिनट पहले वो पहुंचा दिया। और दोस्तों जैसे पहुंचा, मैं बताता हूँ अभी, एक मेन गेट है, मेन गेट के बाहर आपको पता है कि रोड है और फुटपाथ है। दोस्तों इस फुटपाथ में लेकर रोड के साइड में तकरीबन 50 लोग थे, यानी कि गेट के बाहर 50। वो क्यों था बाहर ही? अब क्यों? इसलिए था कि दोस्तों जो भी 9 o'clock के पहले के लोग थे वो सब अंदर जा चुके थे। हम जो लोग बाहर खड़े थे बहुत लंबा किए, वो थे 9 o'clock का स्लॉट वाले, क्योंकि 9 o'clock का स्लॉट अभी नहीं खुला था। अब यहाँ पे आपको पता लग गया, राइट? अगर आप 9 o'clock जाते एग्जैक्टली, आपको खड़ना नहीं पड़ता रोड में, सीधा अंदर चले जाएंगे। क्योंकि हम 10-15 मिनट जल्दी गए, हमको रोड में खड़ना पड़ा क्यों में। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप एग्जैक्ट सही टाइम पे ही जाए, ना लेट जाए ना जल्दी जाए, एग्जैक्टली सेम टाइम पे ही जाए जो आपका स्लॉट टाइम है। अगर 9 बजे तो 9 बजे ही जाए। दूसरी बात दोस्तों नोट करना कि वहाँ पे आप कोशिश करना कि कुछ लेके मत जाए, क्योंकि वो सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि, जैसे थोड़ा सा आइडिया दूंगा, अगर आप एयरपोर्ट गए हो तो जैसे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी सिस्टम है ऐसा ही वहीं पे है। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गए हो तो आपको पता होगा, अगर इंटरनेशनल नहीं डोमेस्टिक एयरलाइन में भी गए हो सेम ऐसा सिक्योरिटी है, या फिर आप एयरपोर्ट गए ही नहीं, टीवी फिल्मों में देखा होगा, सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा ही है। दोस्तों आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए? देखिए ज़्यादातर मोबाइल वगैरह कैरी मत करना, वो छोड़ेंगे नहीं, वहाँ पर रखने के लिए जगह भी नहीं है। और बैग भी कैरी मत करना, वहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, लॉक बॉक्स नहीं है, लेना मत। और यहाँ तक कि पर्स भी लेना मत। एक्चुअली मैं क्या किया, पर्स लिया नहीं, राइट? हाँ, आप चाहो तो पर्स ले सकते हो, मैंने देखा हूँ वो चेक करके पर्स दे देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा पर्स भी लेना मत। चाहो तो पैसा ले जा सकते हो, क्योंकि आपको वापस आने के लिए, टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए फिर चाहिए, आपको पैसा रख सकते हो, नोट्स, राइट? लेकिन मैंने गलती कर दी कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, पैसा भी नहीं लिया, ध्यान ही नहीं रहा, मैं पर्स भी नहीं लिया। मैं बताऊँगा उसके बाद क्या हुआ। आपको लेना पड़ेगा पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट लेटर, ये 2 चीज़ काफ़ी है। ये पेमेंट रिसिप्ट, ओके, पेमेंट रिसिप्ट, पासपोर्ट और अपॉइंटमेंट लेटर, ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, आपको हाथ में रखना है, राइट? इसमें पूछेंगे खाली पासपोर्ट, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको और एक फोल्डर में क्या रखना है, आपको ऑल अदर डॉक्यूमेंट, DS-160 का कंफर्मेशन पेज, DS-160 का कंप्लीट प्रिंट आउट। ये कंप्लीट प्रिंट आउट किसी को ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने पास हो तो इंटरव्यू जाने के पहले तक आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या फिलअप किया, ताकि वो अगर पूछेंगे तो आप आंसर कर पाओ। और उसके बाद जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल एंड कॉपीज, एक सेट ओरिजिनल रखिए, एक सेट कॉपीज रखिए। मतलब आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपके प्रोफेशनल या जॉब के सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा लीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन सर्टिफिकेट सबके सब कैरी मत कीजिए, यूजलेस है। सिर्फ आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेके जाइए और 10th का मार्क्स कार्ड लेके जाइए, क्योंकि वो कभी कभी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करने के लिए काम आता है।
और आईडी कार्ड, पासपोर्ट के अलावा अगर आपके पास और कोई आईडी कार्ड हो तो वो भी लेके जाइए। ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट के बारे में मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, उसके लिए अलग सा वीडियो बनाया आप देख सकते हो। ये लेने के बाद दोस्तों आप सबसे पहला अंदर जाओगे मेन गेट के अंदर। जैसे मेन गेट के अंदर जाओगे बेसिक चेक होता है आपका, देखेंगे कि अपॉइंटमेंट लेटर, वो चेक करेंगे क्या आपका अपॉइंटमेंट आज के लिए है या नहीं है, तो अंदर छोड़ेंगे, नहीं तो वो आपको वापस भेज देंगे। वो होने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा। सिक्योरिटी जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट में होता है, बैग वैग लेने नहीं देंगे, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट लेके आपको अंदर दिया जाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट कितना भी ले सकते हो, देयर इज नो इशू, 1-2 फोटो जो भी हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट छोड़ते हैं। उसके बाद और 2 चेकिंग है दोस्तों ऐसा, और नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे कैटेगरीज है कि इस तरफ बिजनेस वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए, उस तरफ इमिग्रेंट वीज़ा के लिए, इस तरफ B1 B2 के लिए, उस तरफ H1B के लिए, F1 के लिए, अलग अलग कैटेगरीज है दोस्तों। उस हिसाब से आप लाइन में जाओगे, राइट। जैसे अपना कैटेगरी का लाइन में आ जाओगे मेन, और एक मेन लाइन में जाने के पहले वहाँ पे भी एक क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस बायोमेट्रिक्स की तरह करोगे। वो नॉर्मल बायोमेट्रिक्स नहीं है, वहाँ पे जाके सिर्फ वो चेक करेंगे, वहाँ पे भी थंब इम्प्रेशन लेंगे और फोटो भी लेंगे, बस, ज़्यादा नहीं है। आपको लगेगा कि वो डबल टाइम हो रहा है, मुझे तो लगा कि डबल टाइम, प्रीवियस डे भी वहाँ पे बायोमेट्रिक्स दिया था, यहाँ पे भी ले रहे हैं, मतलब वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो कंफर्मेशन करना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं कि बंदा सेम है, एवरीथिंग इज सेम पर्सन इज कमिंग फॉर इंटरव्यू, बस वही जानना चाहते हैं। वो होने के बाद आप इंटरव्यू के लाइन में खड़ जाओगे दोस्तों। जैसे इंटरव्यू के लाइन में खड़ जाओगे तो ये एक हॉल रहेगा बड़ा सा, वहाँ पे देखिए चेयर्स भी है, आप बैठ सकते हो, बहुत सारा है कि 10, 15, 20, 30 कैपेसिटी का भी हो सकता है, बैठ सकते हो। मेरा तो 20 या 25 लोग का कैपेसिटी था। उसके बाद जिसको जगह नहीं है वो भी खड़ सकते हैं। मैं तो थोड़ा देर खड़ा रहा, उसके बाद जैसे सीट था बैठा रहा। दोस्तों ये हॉल है, समझ लीजिए, वहाँ पे 40-50 लोग बैठे हैं, खड़े हैं। आपके सामने काउंटर्स रहेंगे 1 by 1, जैसे कि जब आप कोई क्या बोलूँ मैं, कहीं पे गए होंगे टिकट बुकिंग के लिए, प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म में, या क्या बोलो, एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी टिकट बुकिंग के लिए गए हो, वहाँ पे काउंटर्स होता है 4-5 काउंटर्स, और 4-5 काउंटर्स में वही वीज़ा एंट्री होता है। एग्जांपल आपका B1 B2 वीज़ा का लाइन था, वो कैबिन में क्या बोलते हैं, वो हॉल में B1 B2 वीज़ा का ही होता है, राइट। लेकिन 4-5 काउंटर्स है, अलग अलग वीज़ा ऑफिसर्स है, इंडियन भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, कोई दूसरा कंट्री का भी हो सकता है, या फिर कोई XYZ एम्प्लॉय भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे, वो पॉलिसी सेम फॉलो करेंगे, भले कोई भी लो, जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकता है, राइट। लेकिन दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़, जिस लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट किया था, जिस लाइन में आप जाओगे, लैंग्वेज के हिसाब से ही जाओगे, वही होगा। एग्जाम्पल, मैंने इंग्लिश में सेलेक्ट किया था, तो जो क्यू में मैं गया वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपने हिंदी में सेलेक्ट किया था तो आपको दूसरे क्यू में भेजा जाएगा, वहाँ पे मतलब जो वीज़ा ऑफिसर्स काउंटर्स है वो हिंदी में ही लेंगे, नथिंग बट रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन दोस्तों आप जब इंग्लिश में सेलेक्ट करते हो वहाँ पे काउंटर ज़्यादा होता है, जब आप रीजनल लैंग्वेज में सेलेक्ट करते हो दोस्तों वहाँ पे काउंटर कम होता है, इक्का दुक्का ही होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग रीजनल लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैं खड़ गया और मैं देख ही रहा था कि कितने लोगों का मतलब अप्रूव हो रहा था, कितने लोगों का रिजेक्ट हो रहा था। एक बंदा तो एकदम तगड़े धमाकेदार से आया था, सूट बूट वगैरह लगा के, लग रहा था कि वो बड़े कंपनी में कोई हाईएस्ट पोजीशन में है। तकरीबन वो सबसे ज़्यादा टाइम वही स्पेंड किया दोस्तों। इतने सारे क्वेश्चन पूछा वीज़ा ऑफिसर ने, पता नहीं। अब देखो थोड़ा सा डिस्टेंस है, एक 8 या 10 फीट का डिस्टेंस था, और वहाँ से कोई सुनाई भी नहीं दे रहा ठीक तरह से, थोड़ा सा सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था धड़ाधड़ वो आंसर भी दे रहा था, मुझे लगा कि इस बंदे का अप्रूव हो गया। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसको रिजेक्ट करके भेज दिया, राइट। ज़्यादा क्वेश्चंस कब पूछते हैं? ज़्यादा क्वेश्चन तभी पूछते हैं या तो वीज़ा ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा सा और डिटेल चाहिए, वीज़ा अप्रूव करना चाहता है लेकिन ही वांट टू मेक श्योर दैट यू आर द राइट पर्सन, जेन्युइन पर्पस है, या फिर वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आप कुछ गलत बोल रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हो, तो इसलिए वो ड्रिल डाउन कर रहे हैं। दोनों चीज़ में वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली उसका वीज़ा रिजेक्ट कर, तो दोस्तों उसका तो रिजेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों और एक मैं देखा, एक कपल आए थे, कपल बोलूँगा कि बुजुर्ग कपल थे वो, एक्चुअली मतलब 50+ रख लीजिए या फिर 60 के करीब रख लीजिए, वो आए थे। और एक्चुअली दोस्तों वो इंग्लिश का सिलेक्ट किए थे, लेकिन वो इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ वो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे वीज़ा ऑफिसर्स, उनको, उन बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा कंप्लीटली समझ में नहीं आ रहा था। तो वो रीजनल लैंग्वेज में भी पूछ रहे थे, क्योंकि चेन्नई था, तमिलनाडु था, और वो आए थे जो शायद वो तमिल बात करना चाहते थे, थोड़ा बहुत वो तमिल में भी पूछ रहे थे वीज़ा ऑफिसर। सोच लीजिए कि उनको कितना ट्रेनिंग दिया जाता है
एक दोस्त ने तमिल में भी पूछा, पहले पर इंग्लिश में पूछा, रिपीट करके पूछा, मेरे को तो समझ में आ गया क्या पूछ रहे हैं, शायद इनको समझ में आया, वो तमिल में भी पूछे। तो वो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, शायद B2 वीज़ा के लिए। और ये वीज़ा ऑफिसर ये पूछ रहा था कि वो यानी कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, घर का जो भी है, वो डॉक्यूमेंट पूछ रहे थे, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा था। उसके बाद उनको समझ में आया, वो डॉक्यूमेंट दिखाया, पूछा था कुछ 6 to 8 क्वेश्चन पूछा था उनको, और उनका पासपोर्ट ले लिया गया मतलब उनका वीज़ा अप्रूव हो गया और उनको भेज दिया। ये एक था दोस्तों। इसका मतलब ये दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि आपको कम्युनिकेशन में एक धमाकेदार रहना चाहिए, मतलब एकदम बड़ा इंग्लिश बात करना चाहिए, या फिर आपको अमेरिकन एक्सेंट में बात करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लैंग्वेज कोई भी रहे, किसी भी तरीके से बात करो, आपका पर्पस ऑफ विजिट जेन्युइन होना चाहिए, और जो भी आपने DS 160 में लिखा है वो सच रहना चाहिए, और आप जेन्युइन कैंडिडेट रहना चाहिए, बस इसका मतलब यही है। उसके बाद दोस्तों मैं भी आपकी तरह लाइन पे करके सोचा था, यार मेरा इंटरव्यू क्या होगा, वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कैसे दूंगा, क्या नहीं, इतना तैयारी करके अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। मतलब उस टाइम तक मेरे को लगा कि वही मेरा लाइफ का मोटिव है, US वीज़ा पास करना ही मोटिव है, मतलब वो छोड़ के कुछ नहीं है, उस टाइम पे लगा था। जैसे ही मेरा लाइन आया, मैंने विश किया गुड मॉर्निंग, उन्होंने भी विश किया गुड मॉर्निंग। पासपोर्ट पूछा उन्होंने, मैंने तुरंत दे दिया पासपोर्ट। उसके बाद पासपोर्ट देखा, उन्होंने बोला कि क्या क्वेश्चन पूछा था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा अभी। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए विजिट, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा। मैं आपसे भी बार बार कहता हूँ कि पर्पस ऑफ विजिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया है कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है। उसके बाद पूछा था कि यहाँ पे क्या करते हो, राइट। मैंने बता दिया कि मैं इस कंपनी में, इस फलाने कंपनी में ये जॉब करता हूँ, मेरा डेजिग्नेशन ये है और मेरा रोल है। उन्होंने ये कहा कि बाद में US में आपका क्या काम है, मतलब पर्पस ऑफ विजिट तो पूछ लिया, आप वहाँ पे क्या करोगे, व्हाट इज़ योर रोल इन द US व्हाइल इन द US, राइट। मैंने पूछा कि मतलब ये करूँगा, US में मेरा ये काम है, ये सोच खैर। उसके बाद दोस्तों उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने बोला कि US में कितने दिन तक रहोगे, राइट। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं कहता हूँ, लीगली जब आपको वीज़ा दिया जाता है या फिर एयरपोर्ट में इमिग्रेशन क्लियर किया जाता है, 6 महीने के लिए देते हैं, 6 महीने के लिए रह सकते हो, लेकिन आपको रहना नहीं है। जितने दिन के लिए आप वीज़ा अप्लाई किए थे उतने दिन के लिए ही रहना है, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला आई विल बी स्टेइंग देयर फॉर 2 वीक्स इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। 2 वीक्स यानी कि दोस्तों 14 डेज है। 2 वीक्स में क्या होता है कि 10 वर्किंग डेज होता है और 4 नॉन वर्किंग डेज होता है। मंडे टू फ्राइडे 5-5 दिन का 2 हो गया, और सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डेज है, हम उसको काउंट नहीं करते, वो छुट्टी का दिन है। ये सैटरडे संडेज के लिए वो ज़्यादा पूछेंगे नहीं, वो मतलब क्योंकि उनको ही पता है कि हम घूमने के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। हाँ, मंडे टू फ्राइडे अगर आप B1 के लिए जा रहे हो, ऑफिस के लिए भी एजेंडा देना पड़ेगा कि आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि उस 10 दिन में क्या करोगे। अगर आप घूमने के लिए भी जा रहे हो, टूरिस्ट के लिए, वो पूछेंगे कि आप 10 दिन क्या करोगे, उसका भी पूरा आपके पास प्लान रहना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि मैं 10 दिन क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, राइट। तो मेरे पास क्लियर कट था, मैं बताया नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, एजेंडा था मेरे पास, मेरा कि 2 हफ्ते का 2 लाइन में बता दें कि मैं क्या करूँगा। डे बाय डे मैं ब्रेक नहीं किया। हाँ, मेरा एक दोस्त कोलिग था जो मेरे से पहले वीज़ा अप्लाई किया था, उसका अप्रूव भी हुआ था। उसको पता नहीं क्यों उसका सबसे ज़्यादा हमारे ऑफिस में उसका ही इंटरव्यू हुआ, अप्रूव हो गया था। उसको डे बाय डे क्या क्या करेगा उसका पूरा डिटेल पूछा, और उसको लगा था कि उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ, पास हो गया। क्योंकि शायद वीज़ा ऑफिसर को डाउट आया कि भाई ये कुछ गोली दे रहा है। तो उसका भी 2 हफ्ते का प्लान था, उन्होंने क्लियरली बताया कि 2 हफ्ते में क्या करेगा वो, लेकिन मेरे को नहीं पूछा, उन्होंने कोई एक सेंटेंस में पूछा, मैंने बता दिया कि क्या करूँगा। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई 2 हफ्ता, आपने तो 1 हफ्ता का अप्लाई किया था। दोस्तों मैंने पहले 1 ही हफ्ता का ये अप्लाई किया था वीज़ा, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट में थोड़ा एक्सटेंड हो गया और मेरे को थोड़ा और भी स्टे करना था, 1 हफ्ता एक्स्ट्रा। तो दोस्तों मैंने 2 हफ्ता कैसे 2 हफ्ता का करूँ, क्योंकि DS 160 सबमिट कर चुका था, 1 वीक के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर चुका था, सब कुछ हो चुका था। और एक तरीका था कि अगर आपको एक्सटेंड बढ़ाना है, कुछ भी चेंजेस करना है, और एक DS 160 1 मोर DS 160 मैंने फिलअप किया विथ 2 वीक्स। फर्स्ट DS 160 जिसके बेसिस में मैं अपॉइंटमेंट बुक किया था उसमें 1 वीक है, और एक DS 160 फिलअप किया उसमें 2 वीक्स है। मैंने बोला कि उनको तुरंत जवाब दिया, नो आई हैव ऑलरेडी फिल्ड 1 मोर DS 160 बिकॉज वी हैव चेंज द प्लान, कंपनी हैज चेंज द प्लान फॉर 2 वीक्स।
उन्हें मेरे को ओके ओके बोल के उन्हें शिवा सुनो क्या बोले कि उनको कन्विंस हो गए, तो वो ठीक है बोले। उसके बाद क्वेश्चन किया कि मतलब आपका सैलरी कितना है, वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर क्या करते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि जिस काम के लिए आप यूएस जा रहे हो तो उस डिजिग्नेशन पे आप हो या नहीं, उसके लायक हो या नहीं। स्पेशली ये B1 वीज़ा में होता है, B2 में नहीं। अगर मैं कहूँ कि छोटा मोटा ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़े से मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ, तो मतलब उसके लिए कोई एंट्रेंस वाला कॉलेज आउट वाला तो नहीं जाएगा, राइट, कोई एक्सपीरियंस वाला जाएगा। तो जानने के लिए वो मैच करते हैं कि आप डेजिग्नेशन क्या है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है, आपका सैलरी कितना है। तो मैंने सैलरी मिला यहाँ पे, थोड़ा सा पता नहीं क्यों सरप्राइज हो गया कि उतना अच्छा इतना सैलरी है। मतलब वो खुश होगा कि उनको भी उतना सैलरी मिलेगा, तो वो अपना जॉब छोड़ के हमारा जैसे जॉब करेंगे। तो मेरा सैलरी अच्छा खासा था, तो वो एक प्लस पॉइंट। उसके बाद दोस्तों एक दो पर्सनल क्वेश्चन पूछा, उसके बाद अप्रूव कर दिया। पर्सनल क्वेश्चन, नॉर्मल थिंग, पर्सनल क्वेश्चन पूछा जो भी आपको पता है। उसके बाद दोस्तों वो 2-3 सेकंड के लिए ब्रेक लिया, ब्रेक लेके डाला। उसके बाद बोलिए ओके कंग्रेचुलेशंस, योर वीज़ा इज बीन अप्रूव्ड। और उन्होंने ये भी बताया कि आफ्टर 3 days योर पासपोर्ट विल बी रिसीव्ड। उसके बाद दोस्तों वो ब्लू कलर स्लिप जो भी है मतलब दिया, उसमें लिखा था कि मतलब पर स्टेटस यहाँ पे चेक करो और यहाँ पे इतने दिन के बाद मिलेगा वगैरह वगैरह। इतना था दोस्तों। जैसे अप्रूव हुआ मैं आ गया बाहर, उतना खुशी था कि मैं बता नहीं सकता। और बाहर आया, पॉकेट में पर्स नहीं है, पैसा नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो से होटल गया। उस ऑटो वाले को बोल दिया भाई मेरे पास पैसा ये नहीं है, मैं होटल जाऊंगा, नीचे खड़ना, ऊपर जाके पर्स लाके पैसा दूंगा। वो बोला कि ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। वो खुद बोल दिया कि सर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया क्या। देखिए ऑटो वाले तक पता है, मैंने कुछ बोला भी नहीं उसको। वो बोला कि सर कैसा रहा, वीज़ा अप्रूव हुआ। मैंने बोला अप्रूव हो गया। मैंने बोला आपको कैसे पता है। बोले कि ये रोज़ का काम है, यहाँ पे जो आते हैं वीज़ा के लिए ज़्यादातर आते हैं, स्पेशली होटल से, और हमको भी पता ही क्या होता है। तो उसको बताया, होटल पहुंचा, होटल पहुंच के पर्स लिया, नीचे आया, पैसा दिया और गया। उसके बाद मैंने फर्स्ट मैसेज भेजा अपने बॉस को कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को मैंने बता दिया। इतना खुश था कि वीज़ा अप्रूव हो गया दोस्तों। उसी वक्त था दोस्तों जो ये चैनल शुरू हुआ, उसी दिन चैनल शुरू हुआ। होटल में ही मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। मैंने आपको इस मिल जाएगा इस चैनल में, जो पहला वीडियो है, पुराना वीडियो निकाल के देख लीजिए। वहाँ पे मैंने अपना पहला वीज़ा एक्सपीरियंस, यूएस वीज़ा एक्सपीरियंस शेयर किया था। आपके होटल का अंदर का वीडियो मिलेगा, वहीं से चैनल शुरू हुआ था। वहीं से मैं तय कर लिया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शुरू करना पड़ेगा आप लोगों से। और मैं ये B1 B2 वीज़ा का है या फिर कोई यूएस वीज़ा अदर कैटेगरीज का हो, या फिर सिर्फ यूएस ही नहीं अदर कंट्री का भी जो वीज़ा प्रोसेस है, क्योंकि मैं दूसरे कंट्रीज में भी जा चुका हूँ। जैसे कि जस्ट सैंपल देता हूँ, मैं जा चुका हूँ लंदन जा चुका हूँ, यानी कि यूके जा चुका हूँ, कनाडा जा चुका हूँ, मतलब और भी बहुत सारे कंट्री जा चुका हूँ दोस्तों, और हांगकांग जा चुका हूँ, यूएस में और कई बार जा चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मेरे पास है, आप लोगों से शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेल्प हो, राइट। तभी से मैं चैनल शुरू किया, तभी से मैं ये शेयर करना शुरू किया। और इनिशियली पहले से ही मेरे को इस चैनल पे सपोर्ट, अच्छा सा सपोर्ट मिलना शुरू किया है दोस्तों। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे से डिस्कस करने के बाद, मेरा टिप्स लेने के बाद इतने लोगों को वीज़ा अप्रूव हुआ है ये कोविड के पहले, आप यकीन नहीं करोगे। आप जाके देख लीजिए, पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा। कोविड के बाद भी जो स्लॉट का इश्यू है, नहीं मिल रहा है, ये है वो, फिर भी हमने डिस्कस करके वीज़ा स्लॉट मिला है और वीज़ा भी अप्रूव हुआ है दोस्तों। ये था मेरा वीज़ा एक्सपीरियंस दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन थैंक यू फॉर वाचिंग। और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इमीडिएटली नहीं, कुछ दिनों के बाद, कि मेरा यूएस का ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसे रहा वो शेयर करूंगा। आज तो मैंने वीज़ा का एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं अगले वीडियो में, मोटिवेशनल वीडियो में, मैं यूएस ट्रैवल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये मेरा वीज़ा एक्सपीरियंस आपको हेल्प हुआ होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा। और ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो दोस्तों मेरे को बताइए कि ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मैं अलग अलग तरीके से बना के डालूंगा। अलग अलग कंट्री का मैं वीज़ा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा दोस्तों।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो भी यूएस वीज़ा का एक्सपीरियंस या फिर टिप्स या फिर प्रोसेस देखना चाहते हैं उनसे शेयर कीजिए। और इस चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, ताकि जो भी मैं यूएस वीज़ा रिलेटेड, यूएस एम्बेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ आपको तुरंत मिले। और दोस्तों मैं ये बता दूँ कि एवरी संडे या सैटरडे नाइट में लाइव आता हूँ, आप मेरे से जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली आप अपने केस के बारे में सवाल पूछ सकते हैं और मैं उस सवालों का जवाब दूंगा लाइव। उसके अलावा दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक टेक केयर, बाय बाय।